हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं डीएलएड के फर्स्ट और सेकंड ईयर सब सब्जेक्ट्स की सारे यूनिट्स के नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी विद एक्सप्लेनेशन। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से, जो है साइकोलॉजी सब्जेक्ट की। और इसमें मैं आपको बहुत सारी अलग अलग बुक्स के सारे नोट्स कंपाइल करके दूँगी जो मैंने अपने डीएलएड के टाइम पर बनाए थे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले नेचर ऑफ लर्निंग, जो लर्निंग यूनिट है उसमें उसका नेचर क्या है, लर्निंग होती क्या है। फर्स्ट पॉइंट, लर्निंग इज़ पर्पसफुल एक्टिविटी। पर्पसफुल एक्टिविटी मतलब इससे एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे कि लर्निंग जो है वो किसी पर्पस से की जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम डीएलएड में आए हैं टीचर बनने के लिए, हम जो यहाँ पे डाइट की जो डीएलएड की टीचिंग कर रहे हैं वो एक पर्पस से कर रहे हैं कि हमें एक टीचर बनना है। तो जब तक हमारा कोई पर्पस नहीं होगा, जब तक हमारा कोई मोटिव या कोई एम नहीं होगा, हम वो चीज़ सीखेंगे ही नहीं। तो लर्निंग वही होता है जब जो किसी पर्पस से होगी। अगर पर्पस नहीं होगा तो लर्निंग भी नहीं हो पाएगी। ठीक है। सेकंड है, लर्निंग इज़ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यानी हम लर्निंग जो है पूरे यूनिवर्स में से कहीं पे भी कर सकते हैं। जो चीज़ मैंने यहाँ सीखी है, मैंने ये सीखा है कि हाँ येलो कलर का एक फ्रूट होता है जिसको हम मैंगो बोलते हैं, तो यूनिवर्सली वो जो मैंगो है वो मैंगो ही रहेगा। ठीक है। उसको लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग उसका नाम चेंज हो सकता है, बट जो लर्निंग है जो हमने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, मुझे पता है अगर मैंने कैंडल जलाई और उस पर मैंने फूंक मारी वो बुझ जाएगी। ठीक है, तो ये भी मैंने एक एक्सपीरियंस गेन किया। अब छोटे बच्चे ने खुद ट्राई करके देखा, वो बुझ गई, तो नेक्स्ट टाइम से अगर उसको कैंडल बुझानी होगी तो वो उसको इधर उधर फेंक के नहीं मारेगा, उसको ब्लो आउट करेगा। ठीक है। हाँ, तो लर्निंग यूनिवर्सल होती है, यानी पूरे यूनिवर्स में जो भी लर्निंग होती है वो कॉमन होती है, लर्निंग कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस एंड नॉट अ प्रोडक्ट। लर्निंग जो है वो प्रोसेस है, एक प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, प्रोसेस है प्रोडक्ट नहीं है, इसका ये मतलब हुआ कि लर्निंग जो है वो एक प्रोसेस से की जाती है, एक तरीका होता है कोई चीज़ सीखने का। ये नहीं होता मैंने सिर्फ रटवा दिया एक चीज़ 2 to the 4 होता है, तो वो लर्निंग नहीं होगी, वो मेमोराइजेशन होगी। ठीक है। अब मेमोराइजेशन भी एक तरह की लर्निंग होती है, पर उससे कोई बच्चे ने कोई एक्सपीरियंस गेन नहीं किया है, उससे कुछ सीखा नहीं है, उसको सिर्फ रटा है। तो इसीलिए लर्निंग एक प्रोसेस होगी, एक पूरा तरीका होगा, बहुत सारे उसके अंदर चेन होगी पूरी एक, उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे। तो लर्निंग एक प्रोसेस है, एक प्रोडक्ट नहीं है किसी चीज़ का। देन मूविंग ऑन टू फोर्थ पॉइंट, लर्निंग इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग जो है लाइफ लॉन्ग होती है, वो कहीं पे ये नहीं होता है कि मैं अगर 30 साल की हो गई हूँ या फिर मैं सिर्फ सोचो मैं 18 साल की हूँ, मैंने 12th क्लास कर लिया तो मेरी लर्निंग रुक जाएगी, आगे मैं कुछ सीख नहीं पाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसके बाद कोई डिप्लोमा कर सकती हूँ, कॉलेज जा सकती हूँ, कुछ कोई और प्रोग्राम ज्वाइन कर सकती हूँ, किसी एनजीओ में काम कर सकती हूँ। तो लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग होती है। हम 60 साल की उम्र में भी ABCD सीख सकते हैं और हम 3rd क्लास में भी ABCD सीख सकते हैं, उसकी कोई एज नहीं होती, लाइफ लॉन्ग है, पूरे हमेशा चलता रहता है। अगर हम कुछ सीखना नहीं भी चाहेंगे ना, तब भी हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट है, लर्निंग इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग जो है वो कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूअस है तभी तो वो लाइफ लॉन्ग होगा ना। अगर वो रुक जाएगा तो फिर पूरी लाइफ कैसे चलेगा। वही दोनों पॉइंट्स जो हैं फोर्थ एंड फिफ्थ इंटर रिलेटेड है। लर्निंग एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, वो चलता रहता है। अगर मैंने कोई चीज़ सीख के रख दी है, फ्यूचर में भी अगर मुझे कोई वैसी सिचुएशन आए जिसमें मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस यूज़ हो रहे हैं, तो वो भी एक लर्निंग है कि मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को न्यू सिचुएशन में डालकर यूज़ करना सीखा है। तो उसमें भी हम कह सकते हैं लर्निंग इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। अगर हमने कोई चीज़ सीख कर रख दी है, उसको छोड़ दिया है, तब भी हम उसको यूज़ कर पाएंगे, हम उससे कोई नई चीज़ सीख पाएंगे, या फिर हम बाकी चीज़ें भी सीखते रह सकते हैं। ये ज़रूरी थोड़ी है कि हमें रोक दिया अपनी लर्निंग, हम कोई ना कोई चीज़ हमेशा सीखते ही रहेंगे और सीखते ही रहते हैं। देन सिक्स्थ पॉइंट, लर्निंग इज़ अ ट्रांसफरेबल प्रोसेस। अब ट्रांसफरेबल कैसे, अब जैसे मैंने अपनी टीचर से इस चीज़ के बारे में पढ़ा है, मैं अब आपको ये पढ़ा रही हूँ, आप किसी और को पढ़ाएंगे। जैसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी कहते हैं ना कि जो हमारी धार्मिक चीज़ें होती हैं, जो हमारे जो भी हमारे जो प्रोसेसेस होते हैं, जो हमारी कल्चर होता है, ये भी एक ट्रांसफरेबल कल्चर होता है कि जो हमारे पूर्वज करते थे, उन्होंने हमारे दादा दादी को सिखाया, दादा दादी ने मम्मी पापा को सिखाया, मम्मी पापा ने हमें सिखाया। वैसे ही लर्निंग होती है, वो भी एक तरह की लर्निंग ही है। जो हम सीख रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, आप जाके किसी और के सिखाओगे। ठीक है। तो वो ट्रांसफरेबल है। ऐसे ही नहीं है कि मैंने सीखा, मैंने आपको बताया तो मैं भूल जाऊँगी, मैंने अपनी लर्निंग जो है वो आपको दे दी, ऐसा नहीं होता ना। जो मैंने सीखा है वो मैं आपको सिखा रही हूँ, उससे मेरी स्किल्स भी इंप्रूव हो रही है, आपकी स्किल्स भी इंप्रूव हो रही है। ठीक है। देन सेवन्थ, ऑल काइंड्स ऑफ लर्निंग इज़ नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। जो भी लर्निंग के काइंड्स होते हैं, यानी कि टाइप्स होते हैं, वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होते। अब अगर कोई बच्चा है, वो स्कूल जा रहा है, ठीक है, अगर वो कुछ सीख नहीं पा रहा है, तो ऑब्जर्वेबल चीज़ होती हैं। जैसे छोटे बच्चे को हम स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन ये सिखाते हैं, खड़ी वाली लाइन, सोने वाली जो लेटी हुई लाइन्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन्स जो हम कहते हैं। ठीक है, स्लैंटिंग लाइन वाली। अगर वो बच्चा उसको सिखा रहे हैं स्टार्टिंग में स्कूल में, बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो प्रैक्टिकली भी कुछ नहीं सीख रहा है। ठीक है। लर्निंग दो तरह की हम कह सकते हैं, कि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। हो सकता है बच्चा लिख नहीं पा रहा है पर उन चीज़ों को मन में और दिमाग में बिठा रहा है। ठीक है।
तो लर्निंग जो है वो ऑब्जर्वेबल भी होती है, नॉन ऑब्जर्वेबल भी होती है। बाद में जाके फ्यूचर में हो सकता है जो बच्चे ने बाकी चीज़ें सीखी हों वो दूसरों से अच्छी सीखी हों, ठीक है, क्योंकि सब बच्चे थियरी और प्रैक्टिकल में सेम नहीं होते हैं, ठीक है। तो लर्निंग जो है, जो हम सीखते हैं चीज़ें, वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। 8th है, लास्ट पॉइंट है, लर्निंग इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। लर्निंग जो है वो नए तरीके इन्वॉल्व करता है चीज़ों को करने के। अब अगर मैंने बच्चे को सिखाया कि 2 का टेबल बच्चे ये लिखा हुआ है इसको याद कर लो, बच्चे ने याद किया। मैंने 3 का टेबल लिखवाया, मैंने कहा याद कर लो, बच्चे ने याद कर लिया, ठीक है। ऐसे मैंने उसको बहुत सारे टेबल लिखवाए, बच्चे ने एक चीज़ ध्यान से देखी, अगर वो याद कर समझ रहा होगा टेबल्स को, टेबल क्योंकि रटने वाली चीज़ होती है, पर बच्चा अगर उसको समझ के कर रहा है उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। 3 2 ज़ा क्या होता है, 3 2 टाइम्स होगा, जब हम 3 को 2 बार जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 को जब 3 बार जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो लर्निंग जो है उसमें इनोवेशन भी होती है। अगर हमने सिर्फ बच्चे को कोई चीज़ सिखाई है, उसने वो रट ली, वो उसकी लर्निंग नहीं होगी। अगर बच्चे ने उस चीज़ को समझा है वो उसकी लर्निंग होगी, क्योंकि जो चीज़ रटी होगी वो उसको कहीं यूज़ नहीं कर पाएगा। जैसे 3 इडियट्स में था ना वो, क्या नाम था उसका, साइलेंसर, हाँ, जैसे 3 इडियट्स में साइलेंसर था, वो अपनी लर्निंग कहीं यूज़ नहीं कर पाता, वो सिर्फ रट रहा था चीज़ों को, ठीक है। अगर हम चीज़ों को प्रैक्टिकली बच्चों को समझाएंगे, अगर उनको सच्ची में याद करवाएंगे, तो वो एजुकेशन में इनोवेशन लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये था नेचर ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग का नेचर क्या है, लर्निंग होती क्या है, ठीक है। दिस वाज द बेसिक थिंग, ताकि आपको समझ में आए कि लर्निंग होती क्या है, क्योंकि मेमोराइजेशन को हमें लर्निंग में इंक्लूड नहीं करना है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अब जो यूनिट 1 है इसमें इसका फर्स्ट पॉइंट है कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग। तो अकॉर्डिंग टू मी कंसेप्ट में हम नेचर ऑफ लर्निंग डालेंगे और लर्निंग की डेफिनेशन भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसमें नेचर ऑफ लर्निंग डाल सकते हैं, साथ ही में इसकी इसमें डेफिनेशंस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशंस मैंने डाली हुई हैं, आपका मन करे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो छोटी लगे या जो ईजी लगे वो आप याद कर सकते हैं। इनमें से कुछ मैं समझा देती हूँ, कुछ आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब फर्स्ट जो है हार्वर्ड गार्डनर मुर्फी वाली, द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। कि जो टर्म है लर्निंग वो क्या इन्वॉल्व करती है, द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन बिहेवियर, वो मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर मान के चलती है, यानी जो हम चीज़ें सीखते हैं, जो लर्निंग होती है उसमें मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होना चाहिए टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। जो जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है वो इस दुनिया के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट बन के नहीं आया होता है, वो एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी मॉडिफिकेशन बिहेवियर करता है। अगर बच्चा इस चीज़ को नहीं करेगा तो वो इस दुनिया में नहीं जी पाएगा, समझे। कि जो लर्निंग होती है वो मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर को कवर करती है, वो मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर ही होता है। और मॉडिफिकेशन बिहेवियर किसके अकॉर्डिंग होता है, एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, यानी जो एनवायरमेंट हमसे, जो सोसाइटी होती है वो जो हमसे डिमांड करती है, वो जो डिमांड अगर हम पूरी कर पाएंगे, वो मॉडिफिकेशन अगर हम अपने बिहेवियर में कर पाएंगे, तो ये कहा जाएगा कि हाँ भाई तुमने कुछ लर्न किया है, ठीक है। अब हाँ, ये हेनरी पी स्मिथ वाली भी समझा देते हैं। लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और द स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। कि लर्निंग क्या होता है, एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और स्ट्रेंथनिंग ऑफ वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर। जो लर्निंग है वो नए बिहेवियर को एक्वायर करना होता है, या फिर जो पुराना बिहेवियर है उसको वीक करना होता है। अब जैसे एक बच्चा किसी गमले वर्ड को मगला पढ़ रहा है, या जैसे मुर्गी को मुगरी बोलते हैं छोटे बच्चे, ठीक है। अगर वो मुर्गी वर्ड को मुगरी बोल रहा है और हम उसको सिखा रहे हैं कि नहीं बच्चे इसे मुगरी नहीं बोलते हैं, मुर्गी बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर वो अपने पुराना बिहेवियर क्या है कि वो मुर्गी को मुगरी बोल रहा है, ठीक है। तो अगर उसके पुराने बिहेवियर को हम वीकन करें, मुगरी वर्ड उसको भुलवा कर, उसको कमज़ोर करा के, उसकी पुरानी मेमोरी को उसमें नई मेमोरी डालें, उसको नया बिहेवियर सिखाएं। या फिर कोई बच्चा अगर मिसबिहेव करता है तो उसका जो पुराना बिहेवियर था, सबसे गलत बात करना या उल्टे सीधे जवाब देना, उसको हम वीकन करा के, अगर वो बच्चा कोई नया बिहेवियर, कोई अच्छा बिहेवियर जो सोसाइटी की डिमांड्स को फुलफ़िल करे वो सीख रहा है, तो कहा जाएगा कि वो बच्चा कुछ लर्निंग एक्वायर कर रहा है या फिर कुछ सीख रहा है, ठीक है। जब कोई ओल्ड बिहेवियर वीकन होता है या फिर कोई नया बिहेवियर स्ट्रेंथन होता है, स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्रो एंड क्रो वाली डेफिनेशन का, हिलगर्ड वाली डेफिनेशन, ये थोड़ी बड़ी है, इनके अलावा और भी डेफिनेशंस हैं ये। ओके, तो जो ये डेफिनेशन है ये एक बुक की है और ये वाली डेफिनेशन दूसरी बुक की है, तो आपको जो इनमें से ठीक लगे उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
ठीक है। हाँ, एक पेपर और देनी थी मुझे आपको। आप एक काम कर सकते हैं, जैसे हर कोई बच्चा हर एक बुक अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि डीएलएड में बुक्स की बहुत प्रॉब्लम होती है। एक बुक के अंदर सारा सिलेबस ही नहीं है। तो आप अपनी टीचर को बोल सकते हैं कि आपको वो अपनी बुक कुछ दिनों के लिए दे दें, या फिर कॉलेज टाइम में ही, अगर आप कॉलेज जा सकते हैं इस लॉकडाउन के टाइम में, तो आप कॉलेज जाकर जो भी आपको बुक अच्छी लगे, जो आपकी टीचर सजेस्ट कर रही हैं, उसका पीडीएफ बना लो। जैसे कैम स्कैनर है या बहुत सारे ऐप्स हैं, उससे प्रॉपर एक पीडीएफ बना लो और उस पीडीएफ में से फिर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। अपने सिर्फ एक बार नोट्स बनाओ जैसे मैंने बनाए हुए थे, और उसी में से पढ़ो। 1 हफ्ता लगेगा, 1 यूनिट को पूरा अच्छे से कवर करने में हो जाएगा। फिर वो पीडीएफ अपने पास रखे रहना, बाय चांस इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बुक नहीं लेनी पड़ेगी एक टॉपिक देखने के लिए। ओके ओके, सो नेक्स्ट डेफिनेशन। अभी तक क्रो एंड क्रो है, स्किनर है, बहुत सारे हैं। इनमें मोस्टली चीज़ जो आपको दिखेगी वो ये दिखेगी कि लर्निंग जो है वो मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर मिलेगा, या तो कि जो प्रीवियस बिहेवियर था उसमें मॉडिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग, सोसाइटी के डिमांड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको मिल सकती है कि हम एक्विजिशन ऑफ न्यू स्किल्स, जो हम नई स्किल्स सीखते हैं उसको भी लर्निंग बोलते हैं। ठीक है। हर जगह आपको ये दिखेगा लर्निंग इज़ टू मॉडिफाई, लर्निंग इज़ टू इम्प्रूव इन बिहेवियर, एक्विजिशन ऑफ न्यू स्किल्स, इंप्रूविंग रिटेंशन स्किल्स, हैबिट नॉलेज और एटीट्यूड को डेवलप करना, ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो कोई भी डेफिनेशन और कोई भी याद कर लीजिए इनमें से चलेगी वो। ठीक है। मोस्टली ऐसे माना जाता है कि आपको आपने एग्जाम में आंसर अच्छा बनाने के लिए 2 डेफिनेशन लिखनी चाहिए, तो इनमें से कोई भी आप 2 डेफिनेशंस ले सकते हैं। ओके ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फीचर्स ऑफ लर्निंग। तो इधर जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है लर्निंग की, वो क्या है? एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय एक्सपीरियंस। ये डेफिनेशन मैंने लिखी है क्लास 12 साइकोलॉजी बुक से। ठीक है। तो इधर जहाँ पे भी डेफिनेशन मिलेगी ना लर्निंग की, कि लर्निंग क्या है क्या नहीं है, उधर यही मिलेगा। डेफिनेशन जो है मॉडिफिकेशन बिहेवियर है, कोई नई चीज़ सीखना है, पुरानी जो गंदे बिहेवियर थे उनको कम करके नई चीज़ सीखना है, यही सब मिलेगा लर्निंग के बारे में। ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन वेंशन लेने की बात नहीं है, इसको ऐसे ही बना के भी लिख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ लर्निंग। फीचर्स ऑफ लर्निंग में फर्स्ट पॉइंट क्या है? लर्निंग ऑलवेज इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। कि लर्निंग है जो उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा। वही जो चीज़ पहले बुक पढ़ रहे थे, यहाँ पे भी पढ़ रहे थे, प्रोड्यूस बाय एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बिना कोई चीज़ को इंसान याद ही नहीं कर सकता है। उसको समझा दोगे, रटवा दोगे, जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा ना सिचुएशन को, जब तक उसकी बुद्धि में ही नहीं बैठनी है। कैसे? अब इधर एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल, वन लर्न्स दैट इफ़ द बेल रिंग्स इन द हॉस्टल आफ्टर सनसेट देन द डिनर इज रेडी टू बी सर्व्ड। रिपीटेड एक्सपीरियंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आफ्टर डूइंग समथिंग इन स्पेसिफिक मैनर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हैबिट। इधर क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल जैसे एक बच्चा है, कोई हॉस्टल में गया, उसने उधर जाके देखा कि सुबह की जो पहली बेल बजती है वो होती है सुबह उठने के लिए। दूसरी बेल जो बजती है उस दूसरी बेल तक सबको नहा लेना होता है। तीसरी बेल बजती है, तीसरी बेल तक सबको खाना खाने के लिए नीचे पहुंच जाना होता है। तो बच्चा पहले दिन जाएगा, देखेगा पहले बेल बज रही है, क्या हो रहा है, अभी सब भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। ठीक है। बच्चे को समझ नहीं आएगा, दूसरी बेल का भी समझ नहीं आएगा, तीसरी बेल का भी समझ नहीं आएगा। उसको बस ये दिख जाएगा कि हाँ भी पहली बेल पे सब बाथरूम की साइड भाग रहे थे, दूसरी बेल पे सब नीचे भाग रहे थे, तीसरी बेल पे सब खाना खा रहे थे। ठीक है। दूसरे दिन उसको समझ में आया कि हाँ भी पहली बेल तक मुझे उठ जाना है, ताकि मैं देख सकूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो एक्सपीरियंस करेगा रियल लाइफ सिचुएशन को। ठीक है। अगर बच्चा कोई बता भी देगा उसको कि भैया देखो फर्स्ट बेल पे आपको ये करना होता है, सेकंड बेल पे ये करना होता है, थर्ड पे ये करना होता है, तो उसको एक्सपीरियंस ही मिला ना कि भाई फर्स्ट टाइम मैंने सब मिस कर दिया, सेकंड टाइम मिस नहीं करना है मुझे। ठीक है। तो जब तक बच्चा एक्सपीरियंस नहीं करेगा उसकी लर्निंग होगी ही नहीं। होगी भी तो कोई बिल्कुल 1 या 2%, मुश्किल से मुश्किल 10% होगी। ठीक है। तो एक्सपीरियंस जो है, जब भी तो हम एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग कराते हैं बच्चों को, एक्सपीरियंस दिला के, उनको असाइनमेंट्स देकर, उनको एक्टिविटीज़ परफॉर्म करा के। ओके। हाँ, तो जैसे इधर लिखा हुआ है, रिपीटेड एक्सपीरियंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आफ्टर डूइंग समथिंग इन स्पेसिफाइड मैनर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हैबिट। अब इधर सेटिस्फैक्शन और एक्सपीरियंस का क्या रिलेशन है? अब जैसे बच्चा पहले दिन उससे सब मिस कर दिया था, पूरा दिन ऐसे ही घुच पुच हो गया, बहुत लेट नहाया, बहुत लेट खाना मिला, कि अब तक खाना मिला भी नहीं मिला, तो अगले दिन जब वो टाइम पर उठेगा, अब वो टाइम पर उठा, टाइम पर नहाया, टाइम पर खाना खाया, टाइम पर कॉलेज में पहुंच गया, स्कूल में पहुंच गया, जहाँ पे भी पहुंचना था टाइम से पहुंच गया, तो उसको सेटिस्फैक्शन मिली कि हाँ भाई मैं बाकी बच्चों की तरह कोप अप कर पा रहा हूँ, हॉस्टल वाले बाकी बच्चों की लाइफ जी पा रहा हूँ। ओके। तो उसको जब सेटिस्फैक्शन मिलेगा जो उसने काम किया, तो उसकी वो हैबिट बन जाएगी। अगर वो ऐसे ही बिना नहाए चला जाएगा कॉलेज में, तो उसकी फिर वही हैबिट बन जाएगी, फिर उसको वो प्रॉपर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगी ना जो उसको काम करने से मिली थी, वही फिर डिले वाली काम चलता जाएगा। तो जब तक लर्निंग नहीं होगी, जब तक बच्चे को उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है बिहेवियर चेंजेस दैट अकर ड्यू टू लर्निंग आर रिलेटिवली परमानेंट। अब इसका क्या मतलब कि जो बिहेवियर चेंजेस होते हैं ना, किसी के बिहेवियर में कोई चेंज आया, अगर वो किसी चीज़ को लर्न करने से आया है, किसी चीज़ को एक्सपीरियंस और समझने से आया है, तो वो परमानेंट होगा।
ठीक है, कैसे? अब नीचे लिखा है कि जो चेंजेस होते हैं बिहेवियर में फटीग से, फटीग यानी थकावट से, हैबिचुएशन यानी कि जो छोटी मोटी हैबिट्स बनी होती है हमारी उनकी वजह से, या तीसरे ड्रग्स की वजह से। ठीक है, जो होश में नहीं होते लोग ड्रग्स लेने के बाद, उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जो इन 3 चीज़ों की वजह से अगर कोई काम हुआ है तो वो टेम्पररी होगा। पर अगर कोई इन 3 के साथ हम और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन 3 और ऐसी 2-3 चीज़ों की और वजह से कुछ काम हुआ है तो वो टेम्पररी होगा। पर अगर वो कोई भी काम एक्सपीरियंस और लर्निंग की वजह से हुआ है तो वो परमानेंट होगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं। आज जब मैं नोबिता देख रही थी तो उसमें नोबिता डोरेमोन एक कार्टून आता है, उसमें नोबिता सुबह से शाम तक एक गेम से खेल रहा था। उसमें एक हैमर टाइप होता है, हैमर के ऊपर एक बॉल अटैच होती है थ्रेड से, उसको उछाल के बॉल को हैमर के ऊपर खड़ा करना होता है। ठीक है, नोबिता सुबह से शाम तक ऐसे ही कर रहा था, उसको कर रहा था, सबको दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो हो ही नहीं पा रहा था। अब क्या हुआ, उसका गलती से पैर स्लिप हुआ, वो गिरने वाला था आगे, उसका डिसबैलेंस हुआ वो, और गलती से बॉल उस पर लग गई। ठीक है, जिस पोजीशन में वो उसके ऊपर खड़ी होनी चाहिए थी वैसे आकर वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद वो काफ़ी देर तक खुश रहा कि ये इस मैंने कर दिया, ये इस मैंने कर दिया। पर वो चीज़ नोबिता ने नहीं की थी, वो उसके ठोकर लग के जो आगे डिसबैलेंस हुआ था उसकी वजह से हुआ था। ठीक है, तो अब इधर हम फटीग, हैबिचुएशन और ड्रग्स का भी इसके साथ वो वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि ये उसने इंटेंशनली नहीं किया था, ये लर्निंग की वजह से नहीं हुआ था, तो ये वाला बिहेवियर उसका टेम्पररी होगा। हालांकि शिजुका को ये करना आता था, शिजुका को बॉल को हैमर के ऊपर खड़ा करना आता था, तो उसने एक ही बार में कर दिया। वो बार बार उस चीज़ को कर सकती थी, पर नोबिता नहीं कर सकता था क्योंकि नोबिता ने वो चीज़ लर्न नहीं की है। ठीक है, ऐसे ही जो पज़ल होती है ना, एक बॉक्स आता है, रूबिक्स क्यूब आता है, उसको अगर हमने बाय चांस ऐसे ही सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, अगर वो सॉल्व हो भी जाए, वैसे तो उसकी ट्रिक होती है, अगर वो बाय चांस हो भी जाए सॉल्व, तो वो टेम्पररी होगा, वो इंसान उसको हमेशा सॉल्व नहीं कर पाएगा। पर जिसको ट्रिक आती है, जिसने वो चीज़ सीख ली है, जिसने वो उसको एक्सपीरियंस कर लिया है, जिसने वो लर्न कर लिया है, वो उसको झटके से जब भी कर देगा। ठीक है, तो जो बिहेवियर चेंजेस होते हैं लर्निंग की वजह से वो परमानेंट होते हैं, और जो लर्निंग की वजह से नहीं होते हैं, जो हैबिचुएशन, फटीग या जो गलती से हो जाते हैं काम, वो टेम्पररी होते हैं। ओके ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अब थर्ड पॉइंट, लर्निंग इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट्स। अब साइकोलॉजिकल इवेंट्स कैसे? जैसे मतलब इधर जैसे हमने पूरी सीरीज़ लिखी हुई है, साइकोलॉजिकल इवेंट्स लिखे हुए हैं। एक न्यू सिचुएशन आई, उसको हमने एक्सपीरियंस किया, उस एक्सपीरियंस की वजह से हमने जो पहले वाला एक्सपीरियंस था वो चेंज इन एक्सपीरियंस कर दिया। हमारा पहले वाला एक्सपीरियंस चेंज हो गया, अब एक्सपीरियंस चेंज हुआ है तो बिहेवियर को भी बदलना पड़ेगा। अब बिहेवियर चेंज कर दिया, वो हमें ठीक लगा, हम सेटिस्फाइड हुए, तो हमने रिपीटेशन कर दी बिहेवियर में। अब जब बिहेवियर में रिपीटेशन हुई है, बार बार हम उसको एक्सपीरियंस करें, तो बिहेवियर परमानेंट हो जाएगा, हमारी हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगी परमानेंट वाली। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे जब मुझे बाहर निकलना नहीं आता था, मेट्रो वगैरह में जाना नहीं आता था, तो मुझे लगता था कि मेट्रो काफ़ी सेफ़ है, ऐसे चोरी चकारी वहाँ होती नहीं है। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम मेट्रो में गई, मैंने एक न्यू सिचुएशन फेस की। ठीक है, मैं एक्सपीरियंस किया कि जब मैं अंदर गई, राजीव चौक में बहुत ज़्यादा भीड़ हुई, तो वहाँ पे चोरियाँ होती हैं, मेरा पर्स गायब हो गया। ठीक है, अब मेरे को जो पहले लगता था कि भाई ऐसे चोरियाँ चकारियाँ कुछ नहीं होती हैं मेट्रो में, मेरा जो पहले वाला एक्सपीरियंस था वो चेंज हो गया। ठीक है, अब एक्सपीरियंस चेंज हुआ तो मैंने चेंज इन बिहेवियर भी कर लिया। अब मैंने पर्स बैग के आगे वाले पॉकेट में ही रखना बंद कर दिया, मैं पर्स को पीछे वाले पॉकेट में छुपा के नीचे रखती हूँ। ठीक है, तो जो चेंज इन एक्सपीरियंस हुआ उसकी वजह से चेंज इन बिहेवियर भी हुआ। बिहेवियर क्या कि मैंने पर्स को अंदर छुपा के रखना शुरू कर दिया। अब जब मेरे को लगा कि हाँ अब ये मैं सेटिस्फाइड हो गई कि अब पर्स चोरी नहीं होगा, उसके बाद हुआ भी नहीं, अभी तक 3-4 साल हो चुके हैं, तो मैंने उस बिहेवियर को रिपीटेशन करना स्टार्ट कर दिया, रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। मैं पर्स को वहीं छुपा के रखती हूँ। ठीक है, अब वो मेरी परमानेंट हैबिट बन गई है। पहले मैं पर्स को आगे रखती थी, मुझे आगे से पैसे निकालने की आदत थी, अब मैं पर्स को पीछे छुपा के बुक्स के नीचे रखती हूँ, तो वो मेरी आदत बन चुकी है, परमानेंट बिहेवियर बन चुका है। ओके, ठीक है। चौथा है, लर्निंग इज़ एन इन्फर्ड प्रोसेस एंड डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस। अब लर्निंग जो है वो एक इन्फर्ड प्रोसेस है और परफॉर्मेंस से अलग होता है। परफॉर्मेंस अलग है और लर्निंग अलग है। ठीक है, कुछ याद किया वो चीज़ अलग है, मैंने कैसे परफॉर्म किया वो चीज़ अलग है, दोनों सेम नहीं होती हैं। अब वो कैसे, वो भी देखते हैं। सपोज यू आर आस्क्ड टू मेमोराइज अ पोएम, यू रीड दैट पोएम नंबर ऑफ टाइम्स, देन यू से दैट यू हैव लर्नड इट। ठीक है, हमने किसी ने हमें बोला कि आपको ये पोएम याद करनी है, तो मैंने उस पोएम को बहुत बार पढ़ा, मैंने पढ़ती गई तो मुझे याद हो गई। देन मैंने बोला कि हाँ भैया मुझे पोएम याद हो गई है, सुन लो। तो मैंने रिसाइट की पोएम, अच्छे से बिल्कुल करेक्टली रिसाइट की। द रिसिटेशन ऑफ द पोएम इज़ अ परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस वी इन्फर दैट यू हैव लर्न द पोएम। समझे कि जो मैंने परफॉर्मेंस की है उसके बेसिस पे कोई डिसाइड करेगा कि मेरी लर्निंग हुई है कि नहीं हुई है।
ठीक है, ये होता है 90% केसेस में। 90% केसेस में जो हम परफॉर्मेंस देते हैं उससे हमारी लर्निंग का पता चल जाता है। 10% केसेस होते हैं जिसमें लर्निंग का पता नहीं चलता है, लर्निंग मन मन में होती है, बच्चे को भी नहीं पता होता कि उसको सीखा है कि नहीं सीखा है उसने। ठीक है, तो अब लर्निंग क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ठीक है, ये चीज़ हमेशा बुद्धि में बिठा कर रखनी है। अब 4 फीचर्स भी देख लिए लर्निंग के, अब देखते हैं अगला क्या बचा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। अब फैक्टर्स क्या हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं? ये आ जाता है 5 नंबर के ऐसे 2+3 वाले पार्ट्स में से किसी में भी। ओके, फर्स्ट है एबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ चाइल्ड। अब किसी बच्चे की एबिलिटी होती है कि वो 1 मिनट में रट्टा मार लेगा। किसी बच्चे की एबिलिटी होती है वो 1 मिनट में पढ़ के सब समझ के अपने आप से एग्जाम्पल बना के पूरा समझ जाएगा। ठीक है, अब किसी जो समझने वाला बच्चा है वो उससे रटा नहीं जाता, कई बार जो रटने वाला बच्चा है उससे समझा नहीं जाता है। तो अब बच्चे की एबिलिटी पे भी तो डिपेंड करता है ना कि बच्चे से तुम करवा क्या रहे हो। अब आपने बोला कि बच्चे ये पोएम पढ़ लो और मुझे ये समझा दो। अगर रट्टा मारने वाला बच्चा है जिसको समझ में नहीं आती चीज़ें जल्दी, वो सिर्फ रटता है चीज़ों को, वो उसको समझा नहीं पाएगा। अगर आपने समझने वाले बच्चे को कहा है कि बेटा इस पोएम को रट के मुझे 2 मिनट में समझा दो, सुना दो पूरी वर्ड टू वर्ड, तो वो बच्चा रट नहीं पाएगा। तो बच्चे की एबिलिटी पे और उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ को कितनी जल्दी समझेगा, कितनी जल्दी एक्सपीरियंस करके कितनी जल्दी याद करेगा। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक पोएम को याद करने में सब बच्चे 5 ही मिनट लगाते हैं। सबका अलग टाइम लगेगा, सबकी अलग कैपेसिटी होगी। ठीक है, हाँ, तो ये फैक्टर होता है जो लर्निंग को अफेक्ट करता है। अगर बच्चे की एबिलिटी ही नहीं है रट्टा मारने की तो बच्चा नहीं मार पाएगा। आपको तरीके बदलने पड़ेंगे। रटवाना तो भुलवा दो उसको, रटवाना तो करवाना ही नहीं है। ठीक है, तो फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। पहला हो गया एबिलिटी, बच्चे की एबिलिटी और कैपेसिटी। दूसरा है यूज़ ऑफ मोटिव्स, कि हम कैसे मोटिव्स यूज़ कर रहे हैं। अगर बच्चा मेमोराइज़ कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है, हमने उसको कहा नहीं बेटा तुम याद करके मेरे को सुनाओगे ही इस पोएम को आज के आज, बच्चा नहीं कर रहा है, मैं उसको डंडे मारे जा रही हूँ कि याद करो नहीं तो पिटाई होगी पिटाई होगी पिटाई होगी। बच्चे के मन में डर बैठ जाएगा। ठीक है, बच्चा याद नहीं कर पाएगा। अगर मैं प्रेज़ल का यूज़ करूँगी, मैं उसको प्रेज़ करूँगी कि ठीक है बेटा, हाँ 2 वर्ड याद हो गए, आपको 1 लाइन याद हो गई, तो बच्चा थोड़ी जल्दी करेगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से। तो ये भी एक फैक्टर है जो लर्निंग को इम्पैक्ट करता है। अगर हम पॉजिटिवली प्रेज़ करेंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स देंगे तो बच्चा जल्दी याद करेगा। ब्लेम करेंगे या उसको नेगेटिव रीइंफोर्स करेंगे या पनिश करेंगे तो बच्चा लेट करेगा। अवार्ड भी एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ही होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है बस, प्रेज, ब्लेम और अवार्ड से जो परफॉर्मेंस है बच्चे की, जो लर्निंग है बच्चे की, वो अफेक्ट होती है। तीसरा है नेचर एंड मेथड ऑफ लर्निंग। जो हमारा तरीका है, नेचर है, और जो मेथड है लर्निंग का वो कैसा है। ठीक है, अब समझने वाले बच्चे को मैं समझा रही हूँ, उसको रटवा नहीं रही हूँ तो बच्चा जल्दी करेगा, मैं उसे रटवाऊँगी तो वो लेट करेगा। वही समझने वाली चीज़ है सारी, कि जो बच्चे जो हमारे पढ़ाने का नेचर है वो बच्चे को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, और जो मेथड है लर्निंग का, जो टीचिंग का हमारा मेथड है, वो बच्चे की लर्निंग के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर सब बच्चे के फेवर में होंगे तो बच्चा बहुत जल्दी याद करेगा। बच्चे क्या, हम भी बहुत जल्दी याद करेंगे अगर हमारे तरीके से कोई हमें समझाएगा तो। ओके, नेक्स्ट है पर्सनालिटी ऑफ टीचर। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी है अपनी लाइफ में। जो टीचर्स अच्छा पढ़ाती हैं मोस्टली बच्चों के वही सब्जेक्ट फेवरेट होता है। अब मेरी फ़िज़िक्स की और मैथ्स की टीचर बहुत अच्छी थी, तो मेरी फ़िज़िक्स और मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मेरी हिंदी की टीचर मुझे उतनी पसंद नहीं थी, बायो की टीचर उतनी पसंद नहीं थी, हिंदी और बायो मेरी हमेशा से ही ख़राब थी। तो पर्सनालिटी ऑफ टीचर अगर बच्चे को पसंद है, अगर टीचर का तरीका बच्चे को समझ आ गया तो सब्जेक्ट में बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, तो ये भी इम्पैक्ट करता है लर्निंग को। ओके, मेरे साथ तो पर्सनली बहुत ज़्यादा होता है, मोस्टली बच्चों के साथ ही होता है जितना मैंने देखा है। 5th पॉइंट, यूज़ ऑफ मटेरियल एंड टीचिंग एड्स। अगर हम मटेरियल और टीचिंग एड्स प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं तो लर्निंग बहुत ज़्यादा जल्दी होगी। अगर हम बच्चों को अब टेक्स्ट बुक के अलावा अगर टेक्स्ट बुक भी यूज़ करा रहे हैं, अगर हम उनकी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं क्लास में, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर याद करते हैं। अगर हम वही बोरिंग मेथड यूज़ करेंगे, लेक्चर मेथड भी अगर उसको अच्छे से यूज़ करें तो इंटरेस्टिंग बन सकता है, बट वही अगर ट्रेडिशनली उसको पढ़ाएंगे, बहुत डिसिप्लिन रखेंगे क्लास में, कुछ पार्टिसिपेशन नहीं करने देंगे बच्चों को, तो फिर लर्निंग तो भूल ही जाओ, फिर नहीं होने वाली। तो जो हम मटेरियल और टीचिंग एड्स जितने अच्छे यूज़ करेंगे, जितने अच्छे बच्चों को समझ में आएंगे, उतने ही अच्छी लर्निंग होगी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज एंड रिविजन। ये वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक ऊपर कुछ भी कर लो, मटेरियल, टीचिंग एड, पर्सनालिटी, नेचर, सब मोटिव्स वगैरह सब यूज़ कर लो, जब तक रिविजन नहीं होगी, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक याद ही नहीं होना है।
अब एक दिन बच्चे को समझा दिया, उसको वो चीज़ रिवाइज़ करने के लिए नहीं दी, बच्चा मुश्किल से मुश्किल 1 हफ़्ता याद रखेगा, चलो हद मार के 1 महीना याद रख लेगा, फिर वो भूल जाएगा। बार बार उसकी प्रैक्टिस कराना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर उसकी प्रैक्टिस कराओगे तो जो चीज़ उसको समझ में नहीं भी आई होगी, वो भी धीरे धीरे करके समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, हाँ, तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग, कि अब लर्निंग की इंपॉर्टेंस क्या है। पहला, फॉर रिक्वायरिंग नॉलेज, वही सिंपल नॉलेज गेन करने के लिए। नॉलेज गेन करने के लिए तो सब कुछ लर्न करते हैं ना। अब आप ये क्यों देख रहे हो वीडियो? क्योंकि आपको कोई नॉलेज गेन करनी है, आपको कुछ नया सीखना है ना। सेकेंड है टू कोप अप विद डिफरेंट सिचुएशंस। अगर हम एक ही तरीके से ज़िंदगी जीते रहेंगे तो हम सिचुएशन से कोप अप करना नहीं सीख पाएंगे। जब तक लाइफ में थोड़ी एक्साइटमेंट, थोड़ी थ्रिल, थोड़ा एडवेंचर नहीं होगा, जब तक कोई नई सिचुएशन आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी तो हम उसको डिफरेंटली कोप अप करना भी सीखेंगे। ओके। थर्ड, फॉर डेवलपिंग कॉन्फिडेंस। अब हमने नई सिचुएशन देखी, हमने देखा कि हाँ भी कोई भी दिक्कत आ जाए, मैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही सकती हूँ। तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई, मेरे अंदर इतनी लर्निंग कैपेबिलिटी है कि मुझे कोई नई चीज़ सिखाता है और उसको नई सिचुएशन में इम्प्लाई करने के लिए बोलता है तो मैं कर पाती हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो नेक्स्ट क्या होगी? इम्प्रूव पर्सनैलिटी होगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा तो पर्सनैलिटी में भी अपने आप जोश दिखने लग जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। अब बंदे को डिफरेंट सिचुएशन में चीज़ें यूज़ करनी आ रही है, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करना आ रहा है, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है, तो उसके ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट भी तो होगी ना। जो पहले गुमसुम सा रहता था, अगर वो चीज़ें सॉल्व नहीं कर पाता था, चीज़ें सीख नहीं पाता था, अब सीख पा रहा है, तो उसकी ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी ना, या होगी। 6 पॉइंट है डेवलपिंग स्किल्स। अब अगर कोई इंसान लर्निंग कर रहा है तो क्यों करेगा? क्योंकि उसको कोई स्किल चाहिए ना। बिना स्किल के तो अब अगर मुझे कुछ सीखना ही नहीं है, ठीक है, मुझे सिलाई कढ़ाई, किचन का, मुझे इंग्लिश स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग कुछ भी नहीं सीखना है, ठीक है, मुझे सिर्फ बैठे रहना है, तो मैं कुछ नहीं सीखूंगी ना। पर अगर मुझे स्किल्स गेन करनी है, मुझे इस चीज़ का चाह है कि मैं ड्राइंग सीखूँ, मैं पेंटिंग सीखूँ, मैं बाहर जाना सीखूँ, मैं कोडिंग सीखूँ, मुझे दूसरी लैंग्वेज सीखनी है, तो मैं लर्निंग में इंटरेस्ट लूँगी ना। हाँ, तो जिसको इंटरेस्ट होगा, जिसको अपनी डेवलप करनी होगी स्किल्स, उसके लिए लर्निंग अपने आप ही इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट है फॉर इम्प्रूविंग सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इस्टीम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और होनी भी चाहिए। अगर सेल्फ इस्टीम को बिल्ड करना है तो लर्निंग इंपॉर्टेंट होगी ही। इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग में सेल्फ इस्टीम इज़ मस्ट। जहाँ कॉन्फिडेंस आए, पर्सनैलिटी आए, उधर सेल्फ इस्टीम तो आनी है। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग फॉर अनएक्सपेक्टेड। आप जैसे मेरी मम्मी कहती हैं कि इंसान को सब काम आने चाहिए, बेशक उसकी ज़रूरत पड़े या ना पड़े। ठीक है, मुझे सब काम आते हैं, ड्राइविंग, कुकिंग, एवरीथिंग। ओके, तो इंसान को सारी चीज़ें आनी चाहिए, इंसान को हर सिचुएशन में डील करना आना चाहिए, क्योंकि कुछ भी अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है उसके साथ। ठीक है, तो प्रिपेयरिंग फॉर अनएक्सपेक्टेड, इसके लिए लर्निंग होनी, मतलब लर्निंग कुछ चीज़ सीखना तो इम्पॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट है फॉर स्पार्कलिंग न्यू आइडियाज़। इंसान की बुद्धि जितनी फैलती है ना, जितनी वाइडन होती है, ब्रेन्स को हम जितना वाइडन करते हैं, जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं, उतने ही हमारे दिमाग में नए आइडियाज़ आते हैं। जितना हम एक्सप्लोर करेंगे ना, जितना हम ज़्यादा ज्ञान लेंगे दूसरों से, उतने ही हमारे अंदर स्पार्कलिंग न्यू आइडियाज़ आएंगे, चमकते धमकते आइडियाज़। नेक्स्ट फॉर चेंजिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। अब ये तो है ही, जब अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा, जैसे समझ लो कि जो लोग गांव में रहते हैं, जो जहाँ पे लाइट भी नहीं पहुँचती, ठीक है, वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे निकल के किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आए, जहाँ पे जैसे मेट्रो, रेलवे, सब कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। ठीक है, उसने देखा कि भाई हमारे गाँव में तो रेलवे भी नहीं आ रही, यहाँ पर मेट्रो भी आई हुई है, तो उसने कुछ नया सीखा। कैसे सीखा? एक्सप्लोर करके सीखा। जब वो अपनी उस ज़िंदगी से, जो छोटा सा उसका सर्कल था, वहाँ से बाहर निकला, तो उसकी लाइफ का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया कि जहाँ पहुँचने के लिए हमें 10 घंटे लग रहे थे, ये लोग तो वहाँ 1 घंटे में पहुँच रहे हैं। तो उसकी ज़िंदगी का नज़रिया ही बदल गया। तो वो उस चीज़ को अपनी लाइफ में भी लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, अपने गाँव में भी इनोवेशंस लाने की कोशिश करेगा। तो उसकी लाइफ का, उसके गाँव वाले की लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है लाइफ का, जो उन्होंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया था, वो उन्होंने कोई चीज़, नई चीज़ सीख के, नई जगह जाके एक्सप्लोर करके उसको अडाप्ट किया है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अब उन्होंने कोई मॉडिफिकेशन किया। अब जैसे मैंने कोई चीज़ सीखी, ठीक है, तो वो मेरे बिहेवियर में ऑटोमेटिकली मॉडिफिकेशन आएगा ना। आप सोचो, मैं सिर्फ हिंदी स्पीकिंग लड़की हूँ, ठीक है, मुझे इंग्लिश, फ्रेंच कोई लैंग्वेज नहीं आती है। अब मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी शुरू की, ठीक है, अब मैंने हिंदी लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी शुरू की, तो ऑटोमेटिकली जो मैं बात करूँगी, जो मेरे बोलने का तरीका होगा, उसमें मेरे बीच में 2-3 इंग्लिश के वर्ड आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जो मेरा बिहेवियर है उससे दिख जाएगा। अब पहले किसी इंसान को लगता था मैं शुद्ध हिंदी बोलती हूँ, अब मेरे शुद्ध हिंदी के बीच में भी कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आने लग जाएंगे, तो जो मेरा बिहेवियर है उसमें अपने आप मॉडिफिकेशन हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रही कि इंग्लिश बोलने से कोई मॉडिफिकेशन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके, तो ऐसे मॉडिफिकेशन हो जाएगा बिहेवियर में। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लोग क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को और
और कैरेक्टरिस्टिक्स को और इम्पॉर्टेंस को दोनों को इंटरचेंजेबली लिख देते हैं पॉइंट्स को, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या होता है कि वो कहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको लोग क्यों करते हैं, लर्निंग क्यों करते हैं, ये लर्निंग वाले पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंस वाले। और कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि लर्निंग होती क्या है, ठीक है, जो ऊपर डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगे उसके पॉइंट, ओके। जैसे लर्निंग इज़ चेंज इन बिहेवियर, यह हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा था, लर्निंग इज़ इन चेंज इन बिहेवियर। तो जो ऊपर डेफिनेशन वाले पॉइंट है वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगे। फर्स्ट, इट इज़ चेंज इन बिहेवियर, जो भी लर्निंग होती है वो बिहेवियर में चेंज होती है, ठीक है। सेकंड, लर्निंग इज़ रिलेटिवली और एंड्यूरिंग परमानेंट, ठीक है, लर्निंग जो है वो रिलेटिवली परमानेंट होती है, ये भी हमने इसके फीचर्स में पढ़ा था। थर्ड है, लर्निंग इज़ कॉन्टीन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं इसके फीचर्स और इसकी डेफिनेशन में। चौथा, लर्निंग इज़ पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड, ये भी हमने पढ़ा था कि लर्निंग जो है पर्पसफुल होती है, जब तक कोई पर्पस नहीं होगा तब तक कोई लर्निंग नहीं करता है। नेक्स्ट, लर्निंग इन्वॉल्व्स रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, कि लर्निंग के अंदर एक्सपीरियंसेस का रिकन्स्ट्रक्शन होगा, जो जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा, जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन करेगा, उसके एक्सपीरियंसेस उतने ही रिकन्स्ट्रक्ट होते जाएंगे। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट, अब लर्निंग प्रोडक्ट कैसे है एक्टिविटी और एनवायरनमेंट का, जब कोई इंसान कोई एक्टिविटी करता है तो अगर वो एनवायरनमेंट को सूट करेगी या नहीं करेगी, ये डिपेंड करेगा कि वो एक्टिविटी वो फ्यूचर में अडेप्ट हो करेगा या नहीं करेगा। कैसे, अब जैसे सोलर पैनल्स लगाए गए किसी विलेज में, अगर वो उसको उनको सूट करेगा, अगर जो एक्टिविटी वहाँ हुई है, जो सोलर पैनल्स वहाँ लगे हैं, अगर वो वहाँ के एनवायरनमेंट को सूट करेगा तो उस लर्निंग को वो फर्दर टेक ऑन करेंगे। अगर वो उनको सूट ही नहीं कर रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो जो लर्निंग है वो फर्दर टेक ऑन नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, लर्निंग हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वही जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, जितनी ज़्यादा कोई लर्न करेगा, उतनी ही उस इंसान की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग हेल्प्स इन बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जो इंसान जितनी लर्निंग करेगा उसकी जो पर्सनैलिटी है उसकी उतनी ही डेवलपमेंट होती जाएगी। अब अगर कोई इंसान एक ट्रैफिक सोसाइटी में रह रहा है, उसको नहीं पता है विमेन राइट्स भी कोई चीज़ होती है, तो वो वैसे ही चलता जाएगा, पर जब वो उन चीज़ों के बारे में पढ़ेगा कि भाई मेन और विमेन की इक्वल राइट्स हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए भेदभाव, तो वो उन चीज़ों के बारे में पढ़ के अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस्ड बनाने की कोशिश करेगा, ना कि जैसे वो पहले रहता आ रहा था। नेक्स्ट है, लर्निंग इज़ अ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसेस, मतलब इट प्रोसेसेस अ वाइड स्कोप। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब कि वो सिंपल एक प्लेन प्रोसेस नहीं है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रीहेंशन होता है। जैसे कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होते हैं ना, उसके अंदर हम बीच बीच में से लाइनें छाट छाट के बात करते हैं उनके बारे में, वैसे ही लर्निंग जो है एक बहुत कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसेस है, बहुत बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप होती है उसकी, वो लिमिटेड नहीं है किसी न किसी चीज़ को लेकर, उसकी स्कोप जो है बहुत सारे डायमेंशंस में होती है, ठीक है। तब कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हुए, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। अब ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग में क्या आएगा, सबसे पहला प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी या फिर सब ऑर्डिनेट लॉज, ठीक है। ये दिए थे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने, किसने दिए थे, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। फर्स्ट देखिए प्राइमरी लॉज, सबसे पहले इनके ना अलग अलग नामों से दिए हुए हैं ये हर बुक के अंदर, तो मैंने उनको कंबाइन करके एक साथ लिख दिया है। अब लॉ ऑफ रेडीनेस में, रेडीनेस यानी कि कोई किसी चीज़ के लिए तैयार है कि नहीं है, रेडी है कि नहीं है, ठीक है। अब मेंटल सेट कैसे, कि किसी ने उस चीज़ को वो रेडी है या नहीं, उसने मेंटल सेट बनाया है कि नहीं बनाया है, ठीक है। अब मैं अगर कोई काम करने के लिए रेडी हूँ, मुझे आज ड्राइविंग सीखनी है, अगर मैंने मेंटल सेट बना लिया होगा अपना कि हाँ आज मुझे कार सीखने के लिए या ड्राइविंग सीखने के लिए जाना ही जाना है, तो मेरे तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों नाम से इंटररिलेट करके रख लेना। पहला क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा नाम क्या है, मेंटल सेट, तीसरा है लॉ ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। कोई इंसान रेडी होगा तो उसका मेंटल सेट खुद बनेगा, मेंटल सेट बन जाएगा तो वो मोटिवेट भी हो जाएगा, ठीक है। RMM लिख लो साइड में, रेडीनेस, मेंटल सेट और मोटिवेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम कोई काम करने के लिए प्रिपेयर होते हैं, कोई एक्शन लेने के लिए हम प्रिपेयर होते हैं। जैसे मुझे ड्राइविंग सीखने जाना है तो मैं रेडी हो जाऊँगी, मैं अपना पूरा मेंटल सेट बना के मोटिवेट होकर बैठ जाऊँगी कि हाँ भाई आज मुझे 5 बजे ड्राइविंग सीखने के लिए जाना ही जाना है, ठीक है। तो मैं एक्शन लेने के लिए प्रिपेयर हो जाऊँगी। सेकेंड, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यूज़ एंड डिसयूज़ और लॉ ऑफ प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है, अब जैसे मैं ड्राइविंग सीखने के लिए गई तो मैं उसको बार बार प्रैक्टिस करूँगी, ठीक है। मैं उस काम की एक्सरसाइज करूँगी, ठीक है। मैं ड्राइव करने के लिए अपनी सोसाइटी में कार चलाऊँगी बार बार, ठीक है, मेरी प्रैक्टिस होगी, मैं इसको एक्सरसाइज करूँगी। अब लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ थोड़ा अलग से समझा देती हूँ। लॉ ऑफ यूज़ क्या होता है कि मैं कोई चीज़ मैंने ड्राइविंग की है, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, मैं डेली अपने यहाँ से कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज से घर आती हूँ, ठीक है। तो मैं ड्राइविंग को यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने स्किल गेन की है या फिर जो मैंने लर्निंग की है मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। पर अगर मैं 4-5 सालों के लिए ड्राइविंग छोड़ दूँ, ठीक है, और मेरी प्रैक्टिस छूट गई, तो वो होगा लॉ ऑफ डिसयूज़, ठीक है, कि मैंने अपनी प्रैक्टिस, जो मेरा काम था, जो मेरी लर्निंग थी, उसको डिसयूज़ कर दिया है, मैंने उसको यूज़ करना छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये होगा लॉ ऑफ एक्सरसाइज
ये लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ और लॉ ऑफ प्रैक्टिस। डिसयूज़ को भी यूज़ के साथ में ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो 2 लोग हो गए। थर्ड है लॉ ऑफ अफेक्ट। अब लॉ ऑफ अफेक्ट में क्या, मैंने फर्स्ट में है लॉ ऑफ रेडीनेस। मैं ड्राइविंग सीखने के लिए रेडी हो गई, मैंने मेंटल सेट बना लिया, पूरी मोटिवेट होकर मैं एक्शन के लिए बाहर चली गई, ठीक है। सेकंड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ प्रैक्टिस। मैंने उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की, मैंने बहुत यूज़ की ड्राइविंग, ठीक है, ताकि मैं उसमें परफेक्शन गेन कर सकूँ। तीसरा है लॉ ऑफ अफेक्ट। अब जो मेरे पहले मॉडिफिकेशन, जो मुझे पहले ड्राइविंग नहीं आती थी, ठीक है, मैंने अब ड्राइविंग सीख ली, तो मेरा जो पहले वाला बिहेवियर था उसमें मॉडिफिकेशन आया। जो मेरा पहले वाला काम था उसमें इफेक्टिवनेस आई। अब मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो गई और मैं बाहर जा सकती हूँ, ठीक है। समझे, ये पूरी एक सीरीज़ चलती आ रही है। मैं पहले रेडी हुई किसी चीज़ के लिए, फिर उसमें एक्सेलेंस गेन करने के लिए मैंने प्रैक्टिस की, उसको एक्सरसाइज किया। तीसरा, फिर मैंने अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन किया, ठीक है। मैंने ड्राइविंग सीख ली तो मेरे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो गया। ये थे 3 प्राइमरी लॉज। अब हर बुक के अंदर बहुत सारे लॉज दिए हुए हैं, वहाँ पे मत्था नहीं मारना है, सिर्फ इधर आना, देखना, यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अगला चलो, ठीक है, ये प्राइमरी लॉज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देन नेक्स्ट सेकेंडरी लॉज। अब सेकेंडरी लॉज क्या होते हैं, ये होते हैं 8, ठीक है। हाँ, इधर 8, 4 ये और 4 ये, ठीक है, और पीछे वाले 3, तो 8 ही हो गए और 3 वो पीछे वाले हो गए। टोटल 11 लॉज होते हैं लर्निंग के। फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है। मैंने इसको याद किया था एक वर्ड बना के। अब जैसे बी है बिलोंगिंगनेस, आर से डिसेंसी, ए से एटीट्यूड, BRA, देन दोबारा ए, फिर MPI। मैंने ब्राम्पी वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। ब्राम्पी वर्ड से मैंने सारे लॉज याद कर लिया, क्योंकि हम भूल जाते हैं बहुत सारे नाम होने के बाद। तो बी से क्या था, बिलोंगिंगनेस, आर से रीसेंसी, ए से एटीट्यूड, एसोसिएटिव शिफ्टिंग, असिमिलेशन एनालॉगी, देन एम से मल्टीपल रिस्पॉन्स, फिर पार्शियल एक्टिविटी, देन इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। ऐसे करके कोई भी वर्ड बना लेना, उससे याद हो जाएगा। अब लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस क्या होता है, जैसे जब एक छोटे बच्चे को स्कूल छोड़कर आते हैं ना, तो वो वहाँ इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाता। तो एक दिन के लिए जब वो प्ले स्कूल जाता है तो उसकी मम्मी या बहन उसके साथ बैठ कर आती है प्ले स्कूल में, होता है ना ऐसे। हाँ, तो लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस, लर्निंग इज़ बेटर व्हेन थिंग्स आर टॉट टुगेदर विद फेवरेबल ग्रुप। जब बच्चा अपने दोस्तों के साथ सीखता है ना, या किसी जान पहचान वाले के साथ सीखता है, तो लर्निंग जो है वो थोड़ी बेटर होती है। या जब बच्चा उस सिचुएशन से बिलोंग कर पाता है खुद को। अब एक हिंदी मीडियम का बच्चा है, जब उसको एक दिन इंग्लिश मीडियम में बिठाते हैं ना, जब मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गई थी, तो मैं बिल्कुल बिलोंग नहीं कर पा रही थी वहाँ पे। तो वैसे ही बच्चा जब अपनी बिलोंगिंगनेस, अगर उधर सब उसके जैसे ही होंगे, सब सेम दिखेंगे, तो वहाँ पर उसकी लर्निंग जो है बहुत अच्छी होगी, ठीक है। लर्निंग इज़ बेटर व्हेन थिंग्स आर टॉट टुगेदर विद फेवरेबल ग्रुप। जब अपना फेवरेबल ग्रुप होगा ना, बच्चे के मनपसंद वाला ग्रुप होगा, तो वहाँ बच्चा अच्छे से काम करके एडजस्ट हो पाएगा। सेकंड है लॉ ऑफ रीसेंसी। रीसेंसी को याद रखो रीसेंट वर्ड से, ठीक है। रीसेंट यानी कि जो अभी कुछ दिन पहले हुए हैं या अभी थोड़ी देर पहले जो काम हुआ है, उसको रीसेंट बोलते हैं। थिंग्स विच आर अकर्ड या लर्न रिसेंटली आर रिमेंबर्ड बेटर। जो अभी 1-2 दिन पहले जो काम हुआ होगा ना, वो बच्चे को बहुत अच्छे से याद रहता है, क्योंकि टाइम के साथ फिर भूल जाते हैं ना, वो फेड आउट हो जाती है, शॉर्ट मेमोरी में पहुंच जाता है वो। तो जो चीज़ अभी अभी हुई होगी, जो घटना अभी घटी होगी, वो अच्छे से दिमाग में रहेगी, जो पहले हुआ होगा वो भूल जाएगा बच्चा, ठीक है। अब तीसरा है लॉ ऑफ एटीट्यूड। अब बच्चे का एटीट्यूड कैसा है सब्जेक्ट और टीचर के प्रति। अगर बच्चा टीचर से और सब्जेक्ट से चिढ़ता है, तो वो चीज़ उसको याद कराना मुश्किल और नामुमकिन हो जाता है। बल्कि अगर टीचर और सब्जेक्ट दोनों ही बच्चे को पसंद है, तो बच्चा खुद इंटरेस्ट लेके सब्जेक्ट में ध्यान लगाता है, ठीक है। तो मेरी टिप यही रहेगी कि बच्चों से अच्छे से बात करो, प्यार से बात करो, ताकि बच्चा आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले, ठीक है। हाँ, तो एटीट्यूड बच्चे का डिपेंड करता है कि आप क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, लॉ ऑफ असिमिलेशन या एनालॉगी। अब असिमिलेशन एनालॉगी ये दो नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ असिमिलेशन या फिर लॉ ऑफ एनालॉगी। कहीं कहीं पे असिमिलेशन एनालॉगी भी लिखा होता है, ठीक है। तो देख लेना, बहुत सारी बुक्स में अलग अलग होगा। अब असिमिलेशन एनालॉगी में क्या होता है, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग में होता है ना कि कोई इंसान है, उसकी कंडीशनिंग की जाएगी, उसको एक तरीका सिखाया जाएगा। इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, कंडीशनिंग क्या होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है। जिनको पता है वो अभी समझ जाएंगे, बाकियों को नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। कंडीशनिंग की जाती है। कंडीशनिंग यानी कि जैसे ही बालों की कंडीशनिंग करते हैं ना, बाल उलझ जाते हैं तो उसमें हम कंडीशनर लगा देते हैं, फिर बाल सुलझ हो जाते हैं, बात मान लेते हैं हमारी। तो वैसे ही जब इंसान को हम कंडीशन कर देते हैं एक सिचुएशन में, तो उनकी कंडीशनिंग हो जाती है, फिर वो उस चीज़ को एसोसिएट करते हैं, ठीक है, उसे जान पहचान कर लेते हैं अपनी। जैसे ही वो जान पहचान करते हैं, उनका फेवरेबल एनवायरनमेंट हो जाता है, और वो तो हमने ऊपर पढ़ाई था लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस में, फिर वो चीज़ें सीख जाते हैं, ठीक है। असिमिलेशन में वो एसोसिएट कर पाते हैं खुद को दूसरों के साथ, किसी चीज़ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अब शिफ्टिंग में क्या होता है, शिफ्ट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। एसोसिएटिव शिफ्टिंग क्या होता है, इधर स्पेलिंग गलत है, टाइपिंग एरर हो गया, एसोसिएटिव आएगा, ASSOCIATIVE, ठीक है।
एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन एंड देन अप्लाइंग इट्स नॉलेज टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स। ठीक है, इधर क्या होगा, बच्चे ने एक चीज़ सीखी, बच्चे ने देखा कि एक पतीला गैस पे रखा है जिसमें पानी उबल रहा है। ठीक है, बच्चे को पानी उबलता हुआ अच्छा लगा, उसने उसमें हाथ मार दिया, बच्चे का हाथ जल गया। ठीक है, बच्चे को समझ में आया जिस चीज़ से भाप निकल रही होती है, जो ऐसे बीच में कूद रहा होता है पानी, वो गर्म होता है, उससे हाथ जल जाता है। ठीक है, अब उसने नेक्स्ट डे देखा बाथरूम में बाल्टी के अंदर गर्म पानी रखा था, बच्चा समझ गया इसमें से भी भाप निकल रही है, जैसे किचन में हाथ जला था वैसे यहाँ पे भी हाथ जल जाएगा। बच्चे ने उस नॉलेज को दूसरी जगह अप्लाई किया। ठीक है, अगले दिन बच्चे को चाय दिख गई, मम्मा चाय पी रही है, गरम गरम चाय, मम्मा ने कहा गर्म चाय है, हाथ जल जाएगा। तो बच्चे ने पहले वाली नॉलेज को दूसरी नॉलेज से रिलेट किया कि हाँ भाई मैंने वहाँ एसोसिएट किया था, वहाँ सीखा था, तो अब जिस चीज़ में से भाप निकलेगी उससे हाथ जलेगा, तो किसी भी गर्म चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, तो एसोसिएटिव शिफ्टिंग हो गई बच्चे की, यानी जो उसकी पहले वाली नॉलेज थी जो उसने गेन की थी खुद हाथ जलवा कर, वो उसको दूसरी सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। अब मल्टीपल रिस्पॉन्स क्या होता है, चाइल्ड इज़ प्रोवाइडेड लिटिल गाइडेंस एंड देन अलाउड टू सॉल्व ऑन इट्स ओन। बच्चे को मतलब मल्टीपल रिस्पॉन्स में क्या होता है, हम बच्चे को थोड़ी सी गाइडेंस देंगे, उसको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, फिर कहेंगे जब बच्चे खुद सॉल्व कर। ठीक है, बच्चे को थोड़ा सा हिंट दे देंगे कि जैसे 2 + 2 4 किया था, वैसे ही 4 + 4 क्या होगा, बच्चा खुद सॉल्व करेगा, आंसर लिख देगा। जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ हम हेल्प के लिए बैठे हैं। अब स्काफोल्डिंग, MKO, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, स्काफोल्डिंग होता है कि जब हम बच्चे को कोई एक्स्ट्रा एड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि स्मार्ट क्लास हो गया, असाइनमेंट हो गया, कोई वीडियो हो गई, यूट्यूब की वीडियो हो गई, कोई बुक हो गई, कोई भी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जिससे बच्चे को हेल्प मिल रही है। ठीक है, एडिशनल एड दे रहे हैं। MKO क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जिसको थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है ना बच्चे से, कोई भी सकता है, बहन हो गया, भाई होगी, मम्मी हो गई, पापा हो गए, बुक हो गई, सब चलेगा। ठीक है, MKO कोई भी मोर नॉलेजेबल अदर हो सकता है। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स आए हैं वाइगॉत्स्की की थ्योरी से, ये मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखे हुए हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स में हम इनका यूज़ करते हैं, स्काफोल्डिंग का यूज़ करते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर का यूज़ करते हैं, और कंस्ट्रक्टिविज्म का यूज़ करते हैं। अब कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, जिनको नहीं पता बता देती हूँ। कंस्ट्रक्टिविज्म होता है जब हम बच्चे की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कराते हैं। ठीक है, हम उसको रट्टा नहीं मरवाएंगे, हम उसको कंस्ट्रक्ट करवाएंगे कि 1 + 1 हो गया 2, उसमें 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 3, ऐसे पूरी उसको सिखाएंगे। जैसे मैंने कहा था ना कि इसको थोड़ी सी गाइडेंस देंगे, फिर बच्चे को कहेंगे चलो बच्चा खुद सॉल्व करो। ठीक है, तो वही कंस्ट्रक्टिविज्म होता है, बच्चा खुद सॉल्व करेगा चीज़ों को। नेक्स्ट है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। अब पार्शियल मतलब क्या होता है, पार्शियल यानी कि आधा अधूरा, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, पार्ट्स में जब हम बच्चे को अगर एक चैप्टर जो है पूरा एकदम से मैंने पढ़ा दिया, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर याद करवा दिए, सारे डिफिकल्ट वर्ड्स याद करा दिए, शब्दार्थ याद करा दिए, पीछे वाले बैक एक्सरसाइज करा दी, असाइनमेंट भी करा दिया, बच्चे को इतना समझ में नहीं आएगा। हमें लगेगा एक चैप्टर किया है पूरे दिन में पर अच्छे से कर लिया, पर बच्चे को याद ही नहीं होगा। एक दिन में उसको समझाओ, पपेट से उसको याद कराओ, उसका थोड़ा रोल प्ले करवाओ। तो जब पार्ट्स में चीज़ें कराते हैं ना बच्चे को, एक पेज अभी करा दिया, एक पेज कल पढ़ा दिया, तो बच्चे को ज़्यादा अच्छे से याद होता है। ठीक है, जब लर्निंग पार्ट्स में होगी तो उतनी ही अच्छे से याद होगी। तो लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी होता है जब बच्चे को पार्ट्स में याद कराते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, कि आप स्टिमुलस कितना बेटर है। अब जैसे मेरा छोटा भाई है, मैं उसको पढ़ा रही हूँ, मैंने उसको कहा अगर फर्स्ट आए तो तुझे बारबी डॉल दूँगी। अब जो मैं उसको रीइंफोर्समेंट दे रही हूँ, 2 स्टिमुलस दे रही हूँ याद करने के लिए, वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, उसको बारबी डॉल चाहिए ही नहीं है, तब वो याद करेगा नहीं करेगा, वो कहेगा मुझे तो बारबी चाहिए ही नहीं, जो मैं याद ही नहीं कर रहा। अगर मैं उसको बोलूँगी जो मैं देखो एवेंजर की पूरी किट ला के दूँगी अगर तूने याद किया तो बच्चे के अंदर दिखेगा उसको कि यार भाई एवेंजर की पूरी किट मिल जाएगी, अब तो याद ही करना पड़ेगा। तो बच्चा उस चीज़ में इंटरेस्ट लेके उसके अंदर मोटिवेशन आएगा, उसको मोटिवेशन मिलेगा वो चीज़ समझ के याद करने का। ठीक है, अगर हम उसको गलत स्टिमुलस दे रहे हैं, गलत रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, उसको बढ़ावा ही गलत दे रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा याद ही नहीं करेगा। अब अगर हम उसको सही मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे, सही डायरेक्शन देंगे, तभी तो बच्चा याद करेगा। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी स्टिमुलस की, उतना ही अच्छे से बच्चा याद करेगा। अब जैसे कुछ बच्चे मम्मी से नहीं डरते हैं, पापा से डरते हैं। मैंने उसको कहा जब मम्मी से कंप्लेन कर दूँगी, बच्चा बोलेगा जाओ कर दो, मैं तो मम्मी से डरता ही नहीं हूँ, मम्मी तो बहुत अच्छी हैं। अब मैंने उसको कहा पापा से पिटाई करवाऊँ आपकी, तो बच्चा कहेगा नहीं नहीं दीदी पापा से पिटाई मत करवाना, पापा तो बहुत पिटाई करते हैं। तो जितना ज़्यादा स्टिमुलस होगा, जितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, उतना ही जल्दी असर करेगा वो। ठीक है, स्ट्रॉन्गर द स्टिमुलस बेटर द लर्निंग, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस होगा उतनी ही अच्छी लर्निंग होगी। अच्छा, स्टिमुलस में एक चीज़ और ले सकते हो। अच्छा, स्टिमुलस क्या होता है वो भी बताती हूँ। स्टिमुलस होता है एनीथिंग दैट एलिसिट्स आवर रिस्पॉन्स, मतलब जो भी चीज़ हमारा रिस्पॉन्स मांगती है ना, जो भी हमारी अटेंशन मांगती है, उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है क्लास में ऐसे पढ़ाती है, अच्छा बच्चों ठीक है क्या कर रहे हो तुम, याद किया, होमवर्क किया। ठीक है, दूसरी टीचर है वो चला के पढ़ाती है, अच्छा बच्चों क्या कर रहे हो, होमवर्क किया आपने, चलो खड़े हो जाओ सब, जिसने होमवर्क नहीं किया वो खड़े हो जाओ, बाकी बैठ जाओ। ऐसे थोड़ा चिल्ला के बोल रही है, तो चिल्लाने वाला थोड़ा इफेक्टिव होगा ना, जो टीचर धीरे धीरे पढ़ा रही है, चलो बच्चों आ जाओ बैठो, उसका कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो ये स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस वो चीज़ होती है जो हमारा रिस्पॉन्स मांगती है। ठीक है, जो हमें बोलते हैं कि चलो भाई रिस्पॉन्स दो मुझे, मैं कुछ पूछ रही हूँ, मुझे आंसर करो। ठीक है, दैट इज़ स्टिमुलस। ओके, हाँ ठीक है, ये टॉपिक ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस
यूनिट की जो बाकी सारी वीडियोज़ हैं वो मैं 1 बाय 1 ऐसी ऑल्टरनेट डेज़ पे अपलोड कर दूँगी। अगर आपको और कुछ पूछना हो या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ या आपको मेरे टीचिंग मेथड में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हो, कोई माइक वगैरह के लिए कुछ भी सजेशन हो, देन आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब पक्का कर देना। थैंक यू सो मच।